नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस द्वारा के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। वैसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से अलग होती हैं। तो इसमें दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं, शारीरिक और मानसिक। दोनों तरह से डिफरेंटली एबल्ड, जो सामान्य से कुछ अधिक या कम क्षमता वाले होते हैं। तो इनके साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें आएंगे, कौन कौन से बच्चे आएंगे। तो वैसे बच्चे जिनका IQ लेवल सामान्य से अधिक और सामान्य से कम, मतलब सामान्य का जो क्राइटेरिया है 90 to 120 के दोनों साइड वाले बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। इनके अलावा शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं, जिनके अस्थि, मांसपेशी, हड्डियों, नसों या किसी भी तरह से वो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है। तो उन बच्चों को भी हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा देते हैं, ताकि उनमें कहीं से भी सामाजिक विभेदीकरण का भाव न आए। उनके अंदर यह भावना न आए कि डिफरेंटली एबल्ड होने के कारण हम लोग समाज से अलग हो गए हैं या समाज हमें दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा है। इसलिए हम लोग उन बच्चों को भी अपने ही साथ रखकर, सामान्य विद्यालयों के साथ रखकर पढ़ाने की शुरुआत की। तो इन बच्चों में कौन कौन से बच्चे आते हैं और उनकी पढ़ाई को कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, सामाजिक कैसे करेंगे, इन दो विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगर आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे केवल CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको 1995 के विकलांगजन अधिनियम के अनुसार विकलांगता जो है वह 21 प्रकार की विकलांगताओं को, 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज को माना गया है, मान्यता दी गई है कि इस तरह की जो विकलांगता होगी उनको हम लोग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में रख सकते हैं। और उनके साथ जो सेट पैरामीटर्स हैं जो विकलांग बच्चों के लिए, विकलांगजनों के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं स्लाइड पे और स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि करके कि कितने प्रकार की विकलांगताएं हैं और उनका एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन। इस क्लास में हम लोग बस इतना देखेंगे, वीडियो चूंकि लंबा ना बन जाए इसलिए, और अगले क्लास में हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि इस तरह की विकलांगताओं के साथ वाले बच्चों को किस तरह से हम अपने विद्यालय के वर्ग कक्ष के अंदर समन्वित कर पाएंगे और किस तरह से उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग स्लाइड पर और देखते हैं विकलांगता के 21 प्रकार कौन कौन से हैं, जिसे विकलांग अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। आइए, धन्यवाद। सख्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार 21 प्रकार की विकलांगता को परिभाषित किया गया है, पहचान की गई है। आइए देखते हैं कि यह कौन कौन सी हैं। तो पहला है इसमें अंधापन। अंधापन को दृष्टिहीन होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अंधा व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। एक सख्त अर्थ में अंधापन शब्द दृष्टि के कुल कालेपन की स्थिति को दर्शाता है, मतलब कि जिसमें व्यक्ति किसी भी आंख में उज्जवल प्रकाश से अंधेरे को अलग करने में असमर्थता रखता है। दूसरा होता है कम दृष्टि। कम दृष्टि का अर्थ उस स्थिति से है जहां व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम, 3/60 तक या 10/200 तक बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ, और दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना। मतलब कम दृष्टि कहने का मतलब कि जिसे सामान्य दृष्टि नहीं कही जा सकती है और काफ़ी हद तक यह अंधेपन के करीब होता है। तीसरा है कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति। कुष्ठ रोग, जिन्हें हैंसन रोग HD के रूप में भी जाना जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक शैशवावस्था से लेकर
बहुत वृद्धावस्था तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। एम्ब्लियोपिया से संपर्क करने वाले लगभग 95% लोगों में यह रोग विकसित नहीं होता है। चौथा है श्रवण दोष। श्रवण दोष सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता है। यह एक विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन दो श्रेणियों में उपविभाजित है। बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण अभिवृत्ति में 70 dB सुनाई हानि वाले व्यक्ति, और सुनने में कठिन का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 dB से 70 dB की सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। अगला है लोकोमोटर विकलांगता। कड़े शब्दों में कहें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत, यानी पैरों की डिसेबिलिटी। लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में लिया जाता है। यह व्यक्ति के चलने फिरने में समस्या पैदा करता है। छठा है बौनापन। बौनापन एक विकास विकार है, डेवलपमेंट डिजीज, जो शरीर की औसत ऊंचाई को कम कर देता है तथा उम्र सापेक्ष शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है। सातवां है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, जिसे सामान्य सीखने की अक्षमता और मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली, तर्क सीखने, समस्या समाधान और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें हर दिन सामाजिक और व्यवहारिक सीमा शामिल है। आठवीं है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी या मानसिक विकार सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति के एक महत्वपूर्ण विकार को संदर्भित करता है, जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग के को गिरफ्तार करे या अपूर्ण विकास की स्थिति बन जाती है। इसमें विशेष रूप से बुद्धि की उपसामान्यता इसमें होती है। 9वीं है आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार कहा जाता है क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देता है। ऑटिज्म प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 10वें तरह की जो डिजीज है उसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय खराब हो जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले भी होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यानी यह समय के साथ खराब नहीं होता है। हालांकि मांसपेशियों का उपयोग समय के साथ विकलांगता की सीमा को बढ़ा सकता है। फिलहाल इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में सेरेब्रल पाल्सी लाइलाज और जीवन भर चलने वाली स्थिति है। 11वें तरह की है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी न्यूरोमस्कुलर अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के समग्र नुकसान का कारण बनता है। यह एक प्रगतिशील स्थिति है, जिसका अर्थ है कि यह समय बीतने के साथ साथ और भी स्थितियों को खराब कर देता है। ओल्ड न्यूरोलॉजिकल स्टेजेस जो होती हैं, पुरानो न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, इसमें जैसे होता है अल्जाइमर रोग, मनोभ्रंश, पार्किंसंस, दुस्तांता, ALS, हंटिंगस्टन रोग, स्नायुपेशीय रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी, झटका। 13वें तरह की विकार जो है वह है विशिष्ट सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता जो कि विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है। यह किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करती है। इसमें एक या अधिक क्षमताओं में बाधा आ सकती है। अगले तरह की जो विकार है उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शरीर में प्रतिरक्षण प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। MS के परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स पर कवर, माइलिन
क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह तंत्रिका फाइबर को उजागर कर देता है, ओपन कर देता है और तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना प्रवाह में समस्या पैदा करता है। समय के साथ एमएस नसों को अस्थायी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगले तरह की विकलांगता जो है उसको हम लोग कहते हैं भाषण और भाषा विकलांगता। कार्बनिक या स्नाविक कारणों से भाषण और भाषा के एक से अधिक घटकों को प्रभावित करने वाले स्वर यंत्र या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली अस्थायी विकलांगता। अगले प्रकार की विकलांगता है थैलेसीमिया। यह आनुवांशिक रूप से विरासत में मिला हुआ रक्त विकार रोग है जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है या लालिमा लिए हुए। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन के कमी की विशेषता है। इन प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्त स्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। हीमोफीलिया रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया होती है, तो इससे महिलाएं लगभग ना के बराबर प्रभावित होती हैं। अगला है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल के आकार का मिसहैपन और टूटने का कारण बनता है। ऐसे मिसहैपन आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यह आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित होने वाली बीमारी है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वह ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है, तो इसमें सिकल की तरह बन जाता है, हंसुए की तरह। बहरा अंधापन सहित कई विकलांगता है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स। एकाधिक अक्षमताएं, दो या दो से अधिक अक्षम स्थितियों की एक साथ घटना है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये अक्षमताएं मोटर और संवेदी दोनों प्रकारों का संयोजन हो सकती हैं। अगला है एसिड अटैक पीड़ित। एसिड अटैक जो कि कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, मगर हिंसक हमलों में, व्यक्तिगत हमलों में कभी कभी जो अपराधी होते हैं वो तेजाब या एसिड का उपयोग करते हैं। तो एसिड अटैक पीड़ित वो लोग होते हैं जिसके कारण उनके शरीर में शारीरिक या मानसिक विकृति आ जाती है, उसे भी हम लोग विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। अगला है और अंतिम है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है जो मूवमेंट को प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग को झटके और कठोरता इसकी विशेषता होती है। इसमें हाथ पैर का अकड़ जाना, कठोर हो जाना, यह एक प्रगतिशील बीमारी है और इसमें फिलहाल इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं इससे प्रभावित व्यक्ति की स्थितियां जो है वो खराब होती जाती हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये 21 तरह की विसंगतियां हैं जिन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं और ये जो बीमारियां हैं, विकार हैं, बस इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना था। धन्यवाद।